आज अगर गद्दी पे बैठा हुआ राजा हमारी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पा रहा है तो जाहिर सी बात है उसको बदलने का काम भी हम ही करेंगे। तो इन्होंने कोई हमारी सहायता नहीं की, निरहू जी ने हमको पैसा भी मदद नहीं किया। अरे वो झूठा बवालिया मदारी आदमी है भाई, इसकी क्या बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश क्या औकात। 30 लाख का मकान लगा के बना रहे हैं अपने कमाई से, यदि उसको गिरा दिया जाए अच्छा है। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। आज हम हैं आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में। ये सीट भी इस लोकसभा चुनाव में काफ़ी चर्चा में है। यूपी की इस सीट पर कहा जा रहा है कि दिनेश लाल निरहुआ और धर्मेंद्र यादव के बीच कांटे की टक्कर है। 2022 के उपचुनाव में दिनेश लाल यादव ने धर्मेंद्र यादव को 8000 वोटों से हरा दिया था। इस बार एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं। ऐसे में हम पहुँचे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय, लेकिन यहाँ उनके कार्यकर्ता हैं कैसे वो उनकी रणनीति को ज़मीन पर उतार रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम योगेंद्र चौहान। क्या है, क्या कहना चाहते हैं ये निरहू यादव, दिनेश लाल यादव और धर्मेंद्र यादव में कैसी लड़ाई है इस बार? देखिए, इस बार की लड़ाई तो निरहू से कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि धर्मेंद्र यादव ये इस बार कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेंगे। पिछली बार भी उपचुनाव में ऐसे ही कहा जा रहा था कि नहीं, पिछली बार ऐसा हुआ था कि जो जमाली जी थे, लोकसभा लड़े थे बसपा से, और उनके वजह से मुस्लिम और कुछ वोट इधर तितर बिधर हुआ था, जिसके वजह से धर्मेंद्र यादव के चुनाव में जीत में थोड़ी दिक्कत आई। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं वो तो खैर गुड्डू जमाली सपा में भले चले गए हों, लेकिन बीएसपी का जो कैंडिडेट है वो तो खड़ा हो ही रहा है। तो उनको तो बीजेपी वालों को खुद मालूम नहीं है कि जमाली जो नेता है वो बड़े कद्दावर नेता हैं। उनके पास तो ऑलरेडी 1.5 से 2 लाख उनका पर्सनल वोट है मुसलमानों का। तो आप कह रहे हैं कि पिछली बार जमाली को जो वोट मिला था उन्हीं का वोट मिला था, बीएसपी का वोट नहीं? बीएसपी का वोट मिला, 2,70,000 वोट मिला था ना। हाँ, ये मानिए 1.5 लाख उनका पर्सनल वोट है, जो हमेशा उनके समझिए पॉकेट में या साथ रहता है। नहीं तो दिनेश लाल यादव तो बहुत ललकार रहे हैं धर्मेंद्र यादव को। देखिए, अब क्या कहा जाए उनके बात इनके क्या नाम है, दिनेश लाल निरहुआ की कोई औकात नहीं है कि इस बार धर्मेंद्र जी के साथ आवें, क्योंकि जिस समाज से हम हैं आपको आश्वासन दे रहे हैं कि इस बार चौहान समाज 80% वोट धर्मेंद्र जी को करेगा। क्योंकि ये जो इनका नारा चल रहा है 400 पार वाला, 400 पार हम जीतेंगे, आएंगे, संविधान और आरक्षण को हटाएंगे, तो उस मुद्दे को लेकर एकदम यहाँ की 85 जो जनता है ना, 1585 वाला जो नारा बहुत सक्रिय वाला हो गया है। ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं। तो इस बार तो ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं, पिछली बार उनके साथ थे तब भी नहीं जीते। अरे वो झूठा बवालिया मदारी आदमी है भाई, इसकी क्या बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश क्या औकात है बताइए। ऐसी वोट उनके साथ जा रहा है? नहीं, कोई वोट नहीं जा रहा है। राजभर खुद नहीं उनके साथ सट रहा है। राजभर उनके साथ नहीं, एकदम नहीं सट रहा है। बस 2-4-5-6% लोग हैं जो भी उनके कार्यकर्ता हैं। वो तो कह रहे हैं कि छड़ी जीत रही है घोसी से, आजमगढ़ में बीजेपी जीत रही है। अभी महेंद्र राजभर जो उनके हैं, जो यहाँ के जमीनी नेता है, और हम लोग के कार्यालय में आए थे उद्घाटन के दिन, हम लोग के साथ थे। जो जिनका मेन वोट है राजभर का, महेंद्र राजभर के साथ है। ओम प्रकाश राजभर के साथ कहाँ है? जो हाँ, ओम प्रकाश राजभर के पास कुछ वोट था, लेकिन बीजेपी वाले जो मत्था पटकवाया, जमीन पर उठक बैठक करवाया, वो भी वोट खिसक गया। आपका क्या मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है, ठाकुर हूँ। मैं खिलाड़ी हूँ, पेरिस ओलंपिक क्वालिफाइड किया हूँ। 1.10 में टाइम निकाला था। लेकिन आज तक निरहू जी ने खेल के विषय में न तो कोई ट्रैक बनाया है और न तो कोई दिया है। और पूरे जितने भी तो धर्मेंद्र यादव ने क्या किया है खेल के लेकर? धर्मेंद्र यादव ने नहीं किया है, लेकिन हमारी आशा है कि धर्मेंद्र यादव जीतेंगे तो हमको कुछ करेंगे। क्या चाहते हैं, क्या मदद? हम यही चाहते हैं कि हमको खिलाया जाए। हमारी 60 उम्र है, अभी भी मैं खेलता हूँ, मुझे खिलाया जाए। मुझे पता 60 की उम्र तो रिटायरमेंट की होती है। नहीं, हम मैराथन दौड़ते हैं। मैराथन में 21 किलो से चालू होता है, चला जाता है एकदम। हम तो 65 तक दौड़ते हैं। अच्छा, 65 साल तक दौड़ते हैं। जी। तो अभी आप नहीं दौड़ रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं? अभी नहीं दौड़ रहे हैं? नहीं, दौड़ने गए थे पेरिस ओलंपिक क्वालिफाइड, जवाहरलाल स्टेडियम में हुआ था, वहाँ गए थे। लेकिन हमें नहीं बताया गया। 21 को भेजा गया और 24 को था। अब 4 दिन में हम क्या तैयारी करेंगे? तो कौन भेजता है, कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड वहाँ तो खेल निर्देशालय करता है। अच्छा, खेल निर्देशालय। जी। तो आपको कैसे पता, नेट कैसे पता चला? ये हमको भेजा जाता है, नेट पे हम देखते हैं। अच्छा। नेट के सहारे हम देखते हैं तो खेलते हैं। तो इन्होंने कोई हमारी सहायता नहीं की। निरहू जी ने हमको पैसा भी मदद नहीं किया। इलाहाबाद में, दिल्ली मैराथन में तो हम खिलाड़ी शुद्ध हैं इनसे।
तो क्या लगता है अभी इस बार क्या होगा, उपचुनाव वाला नतीजा फिर दोहराया जाएगा या बाजी पलटेगी इस बार? देखिए, उपचुनाव और जो मेन चुनाव होता है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। उपचुनाव जो होता है वो 2-4-6 महीने का होता है। उसमें जो है जनता जो है एक बार को पलट जाती है, अपना जो है अपने हिसाब से दे देती है वो। लेकिन ये जो मेन चुनाव होता है ये सरकार बनाने का चुनाव होता है, इसमें सरकार बनती है। तो क्या यहाँ से इस बार के मुस्लिमों का क्या मिजाज है? पिछली बार तो कुछ मुस्लिम गुड्डू जमाली के साथ चले गए थे, जिससे ये संदेश गया कि धर्मेंद्र यादव हार गए, जिसकी वजह से इस बार क्या लगता है कि जो मुस्लिम गुड्डू जमाली के साथ गए थे वो गुड्डू जमाली के साथ सपा के साथ आएंगे या फिर बीएसपी के साथ ही रहेंगे वो? अब जमाली साहब तो खुद ही हमारे साथ हैं। हाँ, तभी कह रहा हूँ, क्या जो वोट मिला था, सपा को मजबूत कर रहे हैं। जो वोट जमाली जो पिछले चुनाव में मिला था, उपचुनाव में 2,70,000 के करीब, क्या वोट ये ट्रांसफर हो पाएगा सपा? बिल्कुल बिल्कुल है ना, मुझे लगता है कि 90% वोट है ना पूरा का पूरा ट्रांसफ़र होगा। और जमाली साहब बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं पूरे विधानसभा लोकसभा में, हर जगह डोर टू डोर टच कर रहे हैं लोगों को, है ना, हर किसी से पर्सनली मिल रहे हैं। हालांकि ये दिनेश लाल यादव का कहना है कि नहीं, जमाली का ही पूरा वोट नहीं था, जमाली के पास जो वोट, जमाली को जो 2,70,000 वोट मिले थे उसमें बीएसपी का सबसे ज़्यादा वोट था। और बीएसपी इस बार भी अपना कैंडिडेट दे रही है, जिसकी वजह से वोट बीएसपी के साथ जाएगा और इस बार मेरी जीत कम से कम 30 से या 40,000 से ज़्यादा से होगी। देखिए, हर कैंडिडेट अपने आप को तो जीता मानता ही है। बसपा से भी जो उतारे गए, मुझे अंदाज़ा तो नहीं है कौन है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को जीता ही मान रहे होंगे। तो इसलिए कैंडिडेट क्या कह रहा है ज़रूरी ये नहीं है। आप जो डोर टू डोर लोगों से, हम लोगों से, जनता से जो टच कर रहे हैं, उनसे जो रिज़ल्ट आपको मालूम चल रहा है, असली रिज़ल्ट वही है। और वो रिज़ल्ट यही कह रहा है कि इस बार जो है धर्मेंद्र भैया को पूर्ण बहुमत से, बहुत ही अच्छे मार्जिन से जो है जीत जो है मिलने वाली है यहाँ से। तो यहाँ पे मुस्लिम मतदाता कितने हैं? देखिए, यहाँ पे जितने यादव मतदाता हैं उसी के आसपास मुस्लिम मतदाता भी हैं। करीब 3 लाख यादव, करीब 3 लाख मुस्लिम जी, उसी के आसपास लगभग। और ठाकुर फॉरवर्ड कास्ट का वो उनसे काफ़ी कम है, वो उनका वोट बैंक यहाँ काफ़ी, उनका वोट बैंक काफ़ी कम है। लेकिन ठाकुर भी यहाँ के जो है, यहाँ जो भाजपा से बहुत खफा चल रहे हैं। यहाँ जो अभी मुद्दा है वो क्या है? लोकसभा जो क्षेत्र में आप लोग जा रहे हैं, क्या किस चीज़ से त्रस्त है? मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है, नौकरी का है। हमारे जैसे नौजवान जो है आज की डेट में जो है राजनीति का सहारा ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं? ताकि आवाज़ को और मजबूत कर सकें, है ना, अपनी ज़रूरतों को जो है सामने रख सकें। भाई ऐसे तो बता नहीं सकते ज़रूरतें, तो कम से कम राजनीति का सहारा रहना ही पड़ेगा। तो रोजगार के लिए क्या समाजवादी पार्टी के पास ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से आप जुड़े हैं कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो रोजगार के लिए कर देगी और रोजगार बढ़ जाएगा? देखिए, सवाल तो उसी से किया जाएगा ना जो सत्ता में होगा। जब वो हमारा पूरा नहीं कर पा रहा है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि उसको हटा के ही कुछ हासिल होगा। बीजेपी ने नहीं पूरा किया, लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो उनके पास ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिससे आप बहुत अट्रैक्टिव है कि हाँ अगर बनती है सरकार तो ये रोजगार दे देंगे? अब देखिए जैसे उन्होंने अनाउंस किया कि जो है हमारी माताओं को, हमारी औरतों को जो है 3,000 पेंशन देंगे हर महीने, है ना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है ना। और जहाँ तक उन्होंने कहा कि पहले ही 2 महीने के अंदर, है ना, हम जो 40 लाख पद जो खाली हैं वो 6 महीने के अंदर ही भरेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो वादे, देखिए वादे ही के दम पे सरकार आती भी है और वादों ही के दम पे सरकार जाती भी है। चुनाव से पहले तो पार्टियां बहुत सारे वादे करती हैं, लेकिन पूरा नहीं करती हैं। वादों का क्या है, लेकिन ठीक है आप वादों का कह रहे हैं। जो गद्दी पे बैठा रहेगा सवाल उसी से किया जाएगा। तो वो तो आपका काम है, आप विपक्ष में है तो आज अगर गद्दी पे बैठा हुआ राजा हमारी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पा रहा है तो जाहिर सी बात है उसको बदलने का काम भी हम ही करेंगे, इस देश की जनता ही करेगी और वो ज़रूर करेगी। और इस बार जो है मन बना चुकी है, उसको बदलेगी। दूसरा मुद्दा है आजमगढ़ में कानून व्यवस्था का। कैसा है योगी शासन में कानून व्यवस्था? अब कानून व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं कि कैसी है। देखिए क्या कह रही है जनता तो यही बता रही है। क्या हुआ भैया? वही कानून व्यवस्था है, किसी का घर गिरा दीजिए। किसका घर गिराएगा? कहाँ है, किसका घर नहीं गिरा है? वो अब बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। आप बुलडोजर चलाना सही मानते हैं? हम गलत मानते हैं। क्या 10 रुपये लगा के मकान बना रहे हैं, 30 लाख का मकान लगा के बना रहे हैं अपने कमाई से, यदि उसको गिरा दिया जाए तो अच्छा है? अच्छा नहीं है वो। नहीं अच्छा है।
उनकी अच्छा, हिसाब से। उनके हिसाब से अच्छा है। तो यहाँ ऐसी कोई उनका घटना हुई कोई आजमगढ़ एक में? काम गिना कर आप बता दीजिए गिनती से, कोई उनका एक भी काम यहाँ आजमगढ़ में हुआ। आप क्या करते हैं? कौन? आप हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, घर पे रहते हैं, बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं। हाँ। क्या नाम होगा आपका? शिवम यादव। कितने साल उम्र हो गई आपकी? हमारी 28 साल उम्र है। और शादी हो गई है? अभी कहाँ? वो तो अभी कह रहे हैं शादी- कि बेरोजगारी पैदा कर रहे हो, तुम ही लोग पैदा करके अब शादी ना करें तो ठीक ही है। हाँ। अच्छा, दिनेश लाल यादव कह रहे हैं कि बेरोजगारी, तो क्या कहना चाहिए? क्या वो पिछले बार तो आप लोग ने ही वोट दिया होगा तो जीते होंगे वो? किसको? आजमगढ़ की बिना जनता ने जीते, चुना। बिना दिए वोट जीत गए। तो वही तो कह नहीं रहे नहीं, हैं। बिना तो- दिए हुए जीत गए। इतने लोग खड़े हैं यहाँ पर, बिना दिए ही जीत। तो आप लोग जाते नहीं, उनसे पूछते नहीं है? किससे? दिनेश लाल पूछेंगे? कि कभी काम मिले हमसे? अच्छा, मिलते कभी नहीं हो? मिले? वो मिलते नहीं सांसद हो? आजमगढ़ के थे, कभी मिले? वो आते नहीं है क्षेत्र में? कभी नहीं आते हैं। अभी तो क्षेत्र में हमारे विधायक जी आते हैं गांव में, दुर्गा जी। अच्छा, वो दुर्गा आते जी हैं गांव में, मिलते हैं जुलते हैं सब। इनका क्या, इनका तो कहीं आज यहाँ फिल्म शूटिंग कर रहे हैं, कहीं स्टेशन पे जाकर कर रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आजमगढ़ की जनता के लिए हमने बहुत काम किया नहीं, है। क्या काम किए? एक भी काम। वो बता अभी गिना रहे हैं कि रेलवे लाइन बिछवाया उन्होंने, एयरपोर्ट चालू करवाए तब तक आग लग गया उसमें। एयरपोर्ट उन्होंने दिया मत है। तो लग गया। आज का चालू है। 2014 में एयरपोर्ट चालू हो गया था। 2014 आप पत्रकार भाई, आप लोग पता होगा। भी चुनाव सुनिए, के दौरान ही बंद हो एयरपोर्ट पे बहुत पहले उसका प्रशिक्षण हो चुका था विमान उतार कर। आप सबको पता है, आजमगढ़ जनता नहीं पूरे प्रदेश की जनता को पता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलाब राजभर है, मैं समाजवादी पिछड़ा वर्ग का जिला अध्यक्ष हूँ आजमगढ़ का। आजमगढ़ से। जी। तो ये एक और ये चर्चा चल रही है कि राजभर, ओम प्रकाश राजभर के आने से बीजेपी में, एनडीए में मजबूत हुई है ओम आजमगढ़ प्रकाश से। राजभर का ठिका लिए हैं क्या कि ओम प्रकाश के आने वो से तो NDA कहते हैं में- कि राजभर समाज कुछ हमारे साथ है। राजभर समाज एकदम स्वतंत्र समाज है। ओम प्रकाश राजभर हमेशा अपने स्वार्थ के लिए मंत्री बनना, बेटे को टिकट देना राजभर समाज समझ चुका है। उनके रहने या ना रहने से कोई मतलब नहीं है। राजभर समाज समाजवादी पार्टी के साथ रहा और है। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि जो भी राजभर समाज है हमारे साथ है और उनके दावा हमारे करने से क्या आने है? की वजह से वो कह दिनेश लाल दीजिए यादव की कि जीत बिना और बड़ी गठबंधन होने के, वाली उनसे कह दीजिए बिना गठबंधन चुनाव लड़ने, हैसियत समझ में आ जाएगी आजमगढ़ में। घोसी में तो लड़ रहे हैं वो। घोसी में लड़ रहे हैं, पता चल जाएगा 2024 चुनाव के बाद किस तरह मंत्रिमंडल से बाहर किया जाएगा, आप लोग देखिएगा। वो तो कह रहे हैं कि आज सुनिए, उनके कहने से कुछ नहीं होता। राजभर समाज हमें, ये सोहेल देव का वंशज है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके घुटना टेकने मजबूर कर दिया ओम प्रकाश अरविंद राजभर को, ये राजभर समाज की बहुत ये एकदम इज्जत ली गई है, समझ लीजिए बेइज्जत किया गया राजभर समाज को। इसका बदला राजभर समाज लेगा। तो ये राजभर समाज उस घटना से नाराज है जो उठक बैठक उनसे कराई जी गई थी, बिल्कुल, माफी मंगवाई गई थी। बहुत बुरी तरह से नाराज है। बता इसका दें कि- परिणाम उनको देखने को मिलेगा। बता दें कि ये उस समय की बात है जब अरविंद राजभर को, ओम प्रकाश राजभर के बेटे को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया था और उनकी कुछ बयानबाजियों की वजह से बीजेपी कार्यकर्ता नाराज थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं के सामने उनसे उठक बैठक कराई थी और माफ़ी मंगाई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसी बात को लेकर ये बता रहे हैं कि राजभर समाज सोहेल देव पार्टी से नाराज है और ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं है। हालांकि उनका दावा है कि वो उनके साथ है, राजभर समाज उनके साथ है, वो एनडीए के साथ है तो एनडीए को वोट करेगी। और आजमगढ़ में पिछले उपचुनाव में 8000 का जीत का अंतर रहा था, ये जीत का अंतर बढ़ जाएगा। यही कहना चाह रहे हैं ना जी कि इस बार राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मैं बता दिया आपसे, बिल्कुल राजभर समाज उनके साथ नहीं है। वो हमेशा स्वार्थी किस्म का आदमी है ओम प्रकाश राजभर। उनको मंत्री बनना था। वो उनके लड़के को तो टिकट कहते मिलना था। हैं अखिलेश यादव एसी रूम से नहीं निकलते। अखिलेश की तुलना वो करेंगे, अखिलेश की तुलना वो कर पाएंगे? उनसे वो कह तो दीजिए कहते- वो बस अपने स्वार्थ के लिए राजभर समाज को गुमराह जो करने का काम कर रहे थे, राजभर समाज बिल्कुल समझ गया है। इस बार यहाँ की जनता ही नहीं, घोसी की भी जनता उनको समझाने का काम करेगी। दिनेश लाल यादव का ये भी कहना है कि परिवारवाद के आगे यादव भी उनको नहीं दिखता। क्या आजमगढ़ से कोई और यादव नहीं हो सकता था जो चुनाव लड़ सकता था धर्मेंद्र यादव की जगह? देखिए, ये आजमगढ़ की धरती हमेशा समाजवादियों की धरती रही है, आदरणीय नेताजी की धरती रही है। क्या अखिलेश यादव की धरती रही है, तो ये हमेशा पारिवारिक समझ रहा है। नेताजी कहते थे कि हमारा अगर वहाँ घर है तो यहाँ मेरा दिल रहता है, तो हमेशा ये समाजवादियों की धरती है। तो जरूरी थोड़ी है कि अगर धर्मेंद्र उनसे यादव पूछिए, आएंगे निरहुआ जी से पूछिए, वो तभी धर्मेंद्र यादव आएंगे तभी कनेक्शन बनेगा। यहाँ से कोई और भी समाजवादी यादव नेता देखिए, समाजवादी जो भी चाहे वो छोटा कार्यकर्ता रहो चाहे बड़ा कार्यकर्ता रहो, सबकी डिमांड थी कि आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी आए और इस बार ऐसा निरहुआ हराया जाए कि दोबारा यहाँ से लड़ने की हिम्मत न कर सके।
इसलिए आना पड़ा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अभी मुस्लिम समाज को लेकर इस सरकार में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि मुस्लिम समाज कह रहा है कि हम खुश नहीं हैं। दिनेश लाल यादव ने ये बयान दिया कि ज़्यादा बच्चा पैदा करने से बेरोजगारी बढ़ती है। कैसा देखते हैं, क्या इम्पैक्ट है मुस्लिम समाज पे? देखिए, मुस्लिम समाज जो है अब इन फालतू बातों पे ज़्यादा गौर नहीं कर रहा है कि क्या कौन कह रहा है। मुस्लिम समाज को मालूम है कि अब उसको क्या करना है, और जो पहले इलेक्शनों में जो मुस्लिम समाज दो हिस्सों में बढ़ जाया करता था, सपा में और बसपा में चला जाया करता था, वो इस बार उसने एकदम मूड बना लिया है कि किसी भले ही मुस्लिम प्रत्याशी क्यों ना किसी पार्टी से खड़ा हो जाए, उसके बाद भी जो है इस बार जो है सपा का ही साथ देना है और सपा को ही जिताने से, है ना, केंद्र में भाजपा की सरकार को हराया जा सकता है। ये मुस्लिम समाज समझ चुका है और इस बार जो है वो किसी भी, है ना, दकियानूसी बातों में नहीं आने वाला। ये था समाजवादी पार्टी के कार्यालय से हमारी आजमगढ़ से रिपोर्ट। आपको कैसी लगी है रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आप आजमगढ़ से हैं तो बताइए, और कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र का हिसाब किताब लिखें कि किसके पक्ष में हवा बन रही है, किसके पक्ष में नहीं बन रही है। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।